हेलो फ्रेंड्स, आज तो आपने कुछ ज़्यादा ही इंतज़ार कर लिया है, हम जानते हैं। लेकिन क्या करें फ्रेंड्स कि हम तो आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, टीचिंग परीक्षा आपके लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन ये जो इश्यूज हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना, प्राकृतिक कारण जो हो जाते हैं, तो उसके कारण कभी कभी सेशन जो होता है तो इधर उधर हो जाता है। लेकिन आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, परीक्षा के लिए विषय तो इंपॉर्टेंट है ही है, तो चाहे अभी पढ़ें चाहे थोड़े से पहले पढ़ लेते, कोई बात नहीं। तो इसलिए समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, तो फटाफट आ जाइए फ्रेंड्स। समय मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि टीचिंग परीक्षा की हर फैकल्टी हर सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। ओके, तो चलिए फिर सबसे पहले फ्रेंड्स कल का प्रश्न एक बार फटाफट सॉल्व कर लीजिए कि उस जोड़े को छांटिए जो शेष से भिन्न है। जल्दी से, कल हमने पर्यायवाची विलोम का किया था ना, ये प्रश्न उसी से संबंधित है। फटाफट सारे बच्चे स्टार्ट करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, इस सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को लगे कि ये वाला सेशन आज होगा ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जो टीचिंग परीक्षा है, जो कहता है वो करता है, ठीक है ना, और जो नहीं कहता वो भी करता है। तो आप चिंता मत करिए, आप उत्तर सॉल्व कीजिए फटाफट। चलिए, यहाँ पे कुछ बच्चे बी ऑप्शन कह रहे हैं, कुछ बच्चे डी ऑप्शन कह रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन आप एक बार चारों विकल्प ध्यान से पढ़िए, क्योंकि विकल्पों पर ही सब कुछ आधारित है। कि जैसे आर पार, आर या पार, ये था क्या आपका विलोम शब्द। उसी प्रकार आद्य अंत, आद्य मतलब होता है फ्रेंड्स की प्रारंभ, आदि, और अंत ये भी आपका विलोम है। फिर आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बिल्कुल ये भी आपका विलोम है। लेकिन प्रस्थान और गमन, प्रस्थान और गमन का एक ही मतलब है, ये समानार्थी शब्द था। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बेसिकली डी ऑप्शन आना था, प्रस्थान और गमन। प्रस्थान मतलब भी जाना होता है, गमन मतलब भी जाना होता है, और आगमन मतलब आना होता है। तो आ उपसर्ग लगाकर आप इसका विलोम शब्द भी बना सकते हैं। ओके जी, बिल्कुल फ्रेंड्स, ये बीपीएससी के लिए डेफिनेटली है, क्योंकि और सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं, ये डी ट्रिपल बी, केवीएस, सी टेट, यूपी टेट, जितने भी आपके हिंदी के पेपर होते हैं, कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, सबके लिए महत्वपूर्ण है ये। ओके, और वैसे मैं आपको बता दूं, दोपहर को 3 बजे भी शब्दकोश का विषय होना है, जो सी टेट वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज आपके दो सेशन है, एक अभी हो रहा है, एक 3 बजे होगा। चलिए तो प्रारंभ करते हैं फ्रेंड्स। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। अब आपको याद होगा, कल मैंने आपको बताया था कि जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं उनका वर्गीकरण होता है अर्थ के आधार पर। हमने कल किया था, याद है, कल पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, भिन्नार्थी शब्द। लेकिन जो आपका है उत्पत्ति के आधार पर, कि उस शब्द की उत्पत्ति कहां से, शब्द ने जन्म कहां से लिया। यानी कि जैसे आपको पता है कि जो हिंदी है वो संस्कृत से जन्मी है, तो संस्कृत के जो ओरिजिनल शब्द होते हैं, जैसे कि वत्स, मर्यादा, ठीक है ना, फिर जैसे कहते हैं कि मातृभाषा मतलब मातृ, तो ये क्या है, संस्कृत के ओरिजिनल शब्द जो हम हिंदी में एज इट इज यूज करते हैं। फिर कुछ होते हैं विदेशी शब्द। अब आप खुद बताइए, हॉस्पिटल को आज के जमाने में चिकित्सालय कौन कहता है। अब भाई आपके घर में कोई भगवान ना करे मतलब बीमार हो जाए, तो आप क्या कहते हैं, या जैसे कोरोना में इंजेक्शन लगे थे कि भाई मैं वैक्सीन लगवाने ना चिकित्सालय जा रहा हूं, अगर आप चिकित्सालय कहते थे, करे क्या बात है, बड़ी हिंदी बोल रहे हो, तो वो अंग्रेजी का शब्द हॉस्पिटल ही हम यूज करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जो कि आज हम हिंदी में प्रॉपर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिक्शा, फ्रेंड्स हम सारे रिक्शा में ट्रेवल करते हैं, जानते हैं रिक्शा किस भाषा का शब्द है। सारे बच्चे बताइए एक बार। फ्रेंड्स ये 1 बजे ही स्टार्ट हुआ लेक्चर, अभी 1 बजे, जल्दी जल्दी करिए, सारे बच्चे आ जाइए। और मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करती हूं कि जितने भी बच्चे हैं सेशन को जरा शेयर कर दीजिए कि सेशन अभी 1 बजे हो रहा है। किसी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन मतलब सेशन होगा जरूर, आपका टॉपिक मिस नहीं होगा फ्रेंड्स, हर एक दिन इंपॉर्टेंट होता है। अपठित गद्यांश अभी डेली नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, हम गद्यांश करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ विषय ऐसे हैं जो कि अभी हमें पहले करने हैं कंप्लीट, उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन डेली करेंगे। लीजिए, जापानी भाषा, हाँ जी, नारायण साही, सुरेखा, उदय, बिल्कुल आप तीनों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। रिक्शा, फ्रेंड्स जो रिक्शा शब्द है ये आपका जापानी भाषा का शब्द है। चाय जो हम पीते हैं उसमें चीनी जो डालते हैं, ये सारे आपके चीनी भाषा के शब्द हैं। तो यही सारे आज हमें करने हैं। चलिए फिर, अब जैसे अब मैं आपको बताऊं कि ये जो टॉपिक है ये सी टेट वालों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसका प्रूफ आपके सामने है। कि सबसे पहले जुलाई 2024 का क्वेश्चन था ग्लेशियर, कि ग्लेशियर किस प्रकार का शब्द है, जरा जल्दी से बताइए। देशज, तद्भव, आगत या तत्सम, फटाफट 123 क्वेश्चन। मैं आपसे पहला और अंतिम प्रश्न सॉल्व करने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन बीच वाला प्रश्न ये आपको सॉल्व करना है। फटाफट करिए सारे बच्चे, ग्लेशियर किस प्रकार का शब्द है। आप कह रहे हैं कि सेशन स्टार्ट, ये क्लास स्टार्ट हुए कितने दिन हो गए, तो फ्रेंड्स 4-5 लेक्चर तो हो ही चुके हैं। ओके,
सभी बच्चे जल्दी से स्टार्ट कीजिए। ग्लेशियर शब्द किस प्रकार का है? आप सी ऑप्शन कह रहे हैं, आगत। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, आगत मतलब कि जो कहीं से आया हुआ है। तो ग्लेशियर हमें खुद को पता है भाई, ये थोड़ा अंग्रेजी का शब्द लगता है। अब अंग्रेजी का हो, यूनानी का हो, लेकिन हिंदी और संस्कृत का नहीं है। तो जो हिंदी और संस्कृत का नहीं है, आपका विदेशी शब्द बिल्कुल सही, करेक्ट ऑप्शन यही था फ्रेंड्स। उसी प्रकार ये तो था जुलाई 2024, दिसंबर 2024, दिसंबर में भी इस विषय से प्रश्न आया और इसीलिए ये विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर बताइए, खामियां शब्द क्या है? जल्दी से, खामियां शब्द क्या है फटाफट। और देखिए उसी के नीचे अंतर्निहित का समानार्थी, जैसे हमने जो कल किया था। तो यही होते हैं कि ये सारे विषय जो हम आपको करवा रहे हैं पहले स्टार्टिंग में, ये सारे विषय आपके लिए अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं। और जो कि सिर्फ इस पेपर में नहीं, अभी आपको पता होगा DSSB की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। CTET का तो फिर भी जुलाई में जाकर होना है, DSSB का तो मार्च एंड में होना है। उनके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। ओके, हाँ जी। अब खामियां, बिल्कुल सही। जो खामियां होता है वो भी आपका उर्दू फारसी मूल का शब्द है, तो वो भी आपका क्या आएगा? आगत। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। और यहां से आपको एक और चीज भी पता चल रही है फ्रेंड्स, यहां पे आपको पता चल रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपकी ज्यादा ही टांग खींची जाएगी सीटेट वालों के द्वारा कि भाई ये जापानी भाषा का है या पुर्तगाली भाषा का है। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ, ये हिंदी संस्कृत का नहीं है। इतना भी फिलहाल के लिए पर्याप्त है। कहते ना कि सारा बर्डन एक साथ ले लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अगर इतना करेंगे कि एटलीस्ट पहले विदेशज को पहचाने, उतना अभी के लिए पर्याप्त है। चलिए जी, तो एक बार हम फटाफट से थ्योरी कर लेते हैं। थ्योरी बहुत जरा सी है, उसके बाद हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। ओके, सारे बच्चे रेडी हैं? जल्दी से लाइक और शेयर एक बार कर लीजिए। और वैसे अब जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, अब ये क्या होते हैं? एक एक लाइन के जो डेफिनेशन है। संस्कृत मूल के शब्द, अब जैसे कि मैं कहती हूं कि भाई यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो जो अग्नि है वो आपका ये संस्कृत का शब्द है। यानी संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में एज इट इज आ गए, उनको हम कहते हैं तत्सम। और जो शब्द संस्कृत से हिंदी में एज इट इज नहीं आए, चेंज हो गए, वो आपके तद्भव कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि का आग हो गया, कर्ण का कान हो गया। कान को कर्ण कहते हैं संस्कृत में, तो देखिए कर्ण, कर्ण का कान हो गया। तो सिंपल सी परिभाषा तत्सम और तद्भव की, कि जो बिल्कुल संस्कृत के प्रॉपर शब्द हैं वो आपके तत्सम, और जो संस्कृत से हिंदी में आकर बदल गए हैं वो आपके तद्भव। तो पहले तो ये बताइए, ये दो डेफिनेशन आपको पता चली या नहीं पता चली? जल्दी से फटाफट फ्रेंड्स, क्योंकि आपका रिस्पांस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके रिस्पांस से ही पता चलेगा कि आपको मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। वो होता है ना पेडागोजी में आप पढ़ते हैं, पेडागोजी हम यहीं पर अप्लाई करेंगे कि भाई बच्चों की सक्रिय सहभागिता मिल रही है या नहीं, तत्परता का नियम, थॉर्नडाइक का नियम। हाँ, चलिए वेरी गुड। अब अगले दो शब्द, देशज और विदेशज। अब सबसे पहले विदेशज तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। विदेशज का मतलब होता है कि जो भाई हिंदी संस्कृत का नहीं है, किसी दूसरी भाषा से आया है, पुर्तगाली भाषा से, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, यूनानी, तुर्की भाषा, ये सारे। लेकिन जो देशज शब्द होता है फ्रेंड्स, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूं, पेपर में आपको इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। तो देशज शब्द बेसिकली क्या होते हैं? जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। सारे बच्चे दोबारा से सुनिए, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता कि कहां से ये शब्द आ गया, वो कहते हैं देशज शब्द। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि अरे ओ मुनिया मेरी जरा खटिया तो बिछाई दियो। अब दियो, खटिया, बिछाई, दियो, अब ये क्या है? हमारी लोकल लैंग्वेज के शब्द, क्षेत्रीय भाषा के शब्द, जो हमने अपने आप ही, अरे छोरे, ए छोरे जरा परे न हट जा। अब छोरा, छोरा जो है लड़के को बोलते हैं, वो आपका देशज भाषा का है, ठीक है ना, क्योंकि वो विदेशी भाषा का नहीं है, वो हमारी क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो क्षेत्रीय भाषा का शब्द है, जो हिंदी संस्कृत का नहीं, जैसे पगड़ी, लोटा, खिचड़ी, खिचड़ी खाते हैं ना आप, ये सारे आपके क्या हैं? देशज शब्द। तो आई होप ये सारी चीजें आपको एक बार क्लियर हो गई सारे बच्चे। फ्रेंड्स आपको पता है हम कभी भी आपको रिकॉर्डेड नहीं देते, हम आपके लिए हमेशा लाइव क्लास लेकर आते हैं। ओके, तो हमने आपका रिप्लाई दे दिया। हम रिकॉर्डेड अगर आपको प्रोवाइड करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा? लाइव सेशन का फायदा ये है कि आप इमीडिएटली अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए जी आगे देखिए। अब तत्सम शब्दों का कुछ उदाहरण, परिभाषा तो आपके सामने है ही है कि जो संस्कृत के शब्द होते हुए भी अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जा रहे हैं, जैसे कि अग्नि, वायु, माता, पिता, अश्रु,
आंसू को अश्रु कहते हैं। प्रकाश, पत्र, सूर्य, चंद्र, भूमि, दुग्ध, नग्न, पर्वत, मध्य, शताब्दी, दंत, ये सारे के सारे क्या हैं आपके तत्सम शब्द। और इनकी तो फ्रेंड्स वही है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आइडिया आपको लगता रहेगा। ओके, उसके बाद देखिए फिर तद्भव शब्द जो कि संस्कृत से हिंदी में आकर बदल गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्वत का हो गया पहाड़, अग्नि का हो गया आग, अश्रु का हो गया आंसू। तो ये सारे क्या है आपके, मयूर का हो गया मोर, मध्य का हो गया बीच में। तो ये सारे क्या हैं आपके तद्भव। और इनकी कुछ ट्रिक्स भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक्स हैं, जो आपको पेपर में बहुत काम आएंगी तत्सम और तद्भव के मध्य अंतर करने के लिए। ओके, तो वो भी हम आपको अभी बताएंगे। अच्छा चलिए, अच्छी बात है, आगे देखते हैं। अब तीसरा था देशज शब्द, जो कि स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं, या फिर जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है जो पेपर में बार बार पूछी जाती है, और विकल्प ऐसे होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देशज शब्दों की परिभाषा है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता। ओके, और यहां पर देखिए फ्रेंड्स, अब झाड़, जैसे कहते हैं ना कि अरे यार ये जाला झाड़ दे, तो झाड़, काका, बाबा, तोंद, कहते हैं ना तुम्हारी तोंद निकली हुई है, लोटा, कटोरा, फिर ये खिड़की, खिचड़ी, डिबिया, गड़बड़, डकार, टक्कर, ठीक है ना, फिर खुसर फुसर, झुग्गी, झुग्गी झोपड़ी, ये क्या है सारे, ये सारे आपके देशज शब्द हैं। ओके, हाँ जी कीर्ति आप कह रही है मैम ईएमआरएस की क्लास भी लीजिए। फ्रेंड्स मैं आप सभी बच्चों को एक चीज बताना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम केवीएस की क्लास लीजिए या DSSB की क्लास लीजिए। सबसे मेन बात क्या है, चीजों को आसान बनाइए। सिलेबस तो सभी का वही है ना फ्रेंड्स, और ये वो विषय हैं जो कि हर पेपर में आते हैं। हाँ मैं मानती हूँ जैसे कि काव्य गुण, काव्य दोष, छंद, वो सीटेट में नहीं आते, तो मैं वो जो विषय है उनके लिए स्पेसिफिक लिख दूंगी कि भैया इसी पेपर के लिए, लेकिन ये विषय हर पेपर के लिए कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट नहीं कंपलसरी है। तो ये तो आपको करना ही करना है। ओके, चाहे आप रीट की तैयारी करें, एमपीटेट की तैयारी करें। आगे देखिए, और लास्ट में आते हैं विदेशज, जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। अब इनकी जो लिस्ट है फ्रेंड्स वो कुछ ज्यादा ही लंबी है, और बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे अपने ऊपर स्ट्रेस ले लेते हैं कि अरे मैम इतना सारा याद करना पड़ेगा, कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी आपको ट्रिक्स बताएंगे, और बाकी तो खैर फ्रेंड्स देखिए शब्दों की कोई सीमा नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं। अब फॉर एग्जांपल आप सोचिए नमक, जो नमक हम खा रहे हैं, जो चीनी हम खा रहे हैं डेली हर समय, जो चाय हम पी रहे हैं हर समय, ठीक है ना, वो हिंदी भाषा के हैं ही नहीं। तो हाँ उसके कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जैसा कि मैंने कहा स्टार्टिंग का टाइम है अभी, फिलहाल आप तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज इन्हीं पर कंसंट्रेट कीजिए। बाद में वो किस भाषा के हैं वो हम बाद में याद कर लेंगे। ओके चलिए आगे देखिए। उसके बाद जैसे अरबी भाषा के शब्द उम्र, हाल, जनाब, मामूली, हुक्म, वकील, उसी प्रकार से और बाकी बहुत सारी भाषाओं के हैं। अब फाइनली आते हैं हम ट्रिक्स पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि विदेशी भाषा के शब्द तो हम धीरे धीरे करके करते रहेंगे, लेकिन जो सबसे मेन है ट्रिक्स। अब सभी बच्चे जरा नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली ट्रिक कि जहां पे री का स्वर आ गया, श षटकोण आ गया और ण आ गया, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, जहां पर ये तीनों वर्ण आ गए, मान के चलिए 99.9% वो आपके तत्सम शब्द हैं। ऋणी, ऋषि, षडानन, धारण, पूर्ण, ये सारे आपके 99.9% री का स्वर, श षटकोण और ण, ये आपके तत्सम में आएंगे। ओके, सभी बच्चों को पहला नियम समझ में आया? फटाफट देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, ठीक है ना, कि जो जहां पे आपका एक नंबर फिक्स हो सकता है, फाइनलाइज हो सकता है, उसको क्यों छोड़ना इतनी छोटी सी ट्रिक्स जानने से। ओके, उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है आपका, संयुक्ताक्षर अधिकतर तत्सम शब्दों में ही आते हैं। संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, द्व, ये सारे आपके। उद्देश्य, उद्विग्न, क्षत्रिय, त्रिशूल, फिर आपका ज्ञान, ये मोस्टली शब्द आपके जहां पे संयुक्ताक्षर आता है। मोस्टली 100% श्योर नहीं होगा क्योंकि अपवाद, एक्सेप्शन हमेशा रहती है, लेकिन मोस्टली आपके तत्सम शब्दों में आते हैं। तो ये दो नियम सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। अब ये क्या होते हैं? उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन होते हैं अड़ और ढ,
ड नहीं, ड डमरू वाला अलग है, लेकिन अड़, जैसे कि कपड़ा, मुड़ना, कड़वा, अड़चन, कंकड़, जहां पर ये अड़ अढ़ आ गए ये कभी तत्सम में होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये हिंदी के अपने व्यंजन हैं, ठीक है, ये संस्कृत से नहीं लिए गए, तो इसलिए ये शब्द कभी भी तत्सम शब्दों में आएंगे ही नहीं। ये सबसे बड़ी पहचान है। ओके, उसी प्रकार एक और नियम सबसे इंपॉर्टेंट, अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु, जहां पर आपका चंद्र बिंदु आता है तो वो आपके अधिकतर तद्भव होते हैं। तद्भव, जैसे कि मैं आपको बताती हूं, दो शब्दों का मैं आपको उदाहरण देती हूं, हंस और हंस। और आप जानते हैं ये श्रुति संभिन्नार्थक भी है, हंस और हंस। ध्यान से सारे बच्चे इस शब्द को देखिए, दोनों शब्दों को, और इनका उच्चारण करके देखिए जो कितना महत्वपूर्ण है। वो है हंसना। हंसना मतलब कि आप यू आर लाफिंग, हंसना क्रिया जो होती है, लेकिन ये क्या है, हंस, इसका उच्चारण होता है हंस, जिसमें आप नाक से ज्यादा आवाज निकालते हैं, तो ये होता है हंस पक्षी। कहते हैं ना, देखो भाई हंसों का जोड़ा बैठा है, तो हंस और हंस। तो ये जो है, ठीक है ना, कि आपका अनुनासिक चंद्र बिंदु वाला शब्द अधिकतर आपका तद्भव होता है, जैसे कि चांद, चांद का तत्सम क्या होगा, चंद्रमा। उसी प्रकार आंधी, हंसना, मांग, पूंछ, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, तद्भव। क्लियर है सभी को? तो ये फ्रेंड्स कुछ कुछ नियम है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं तत्सम और तद्भव की पहचान में। उसी प्रकार, अरे बाकी सब छोड़िए, ये जो हिंदी के महीने होते हैं आपने देखा ना, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, जैसे अभी तो चैत का महीना है, भादो, सावन भादो, कि मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। तो बेसिकली क्या होता है, ये सावन का महीना, जैसे मैं आपको बताती हूँ। बाकी खैर तब तक के लिए आप कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए जिससे आपको आइडिया लगेगा। जैसे पैसेज है, पैसेज में से कोई भी एक शब्द उठाकर आपसे पूछ लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई तत्सम तद्भव देशज आगत क्या है। बताइए सारे बच्चे फटाफट, जल्दी से, पेड़ शब्द क्या है? अभी जो मैंने आपको 4 नियम बताए उन्हीं को अप्लाई कर लीजिए, उत्तर आपके सामने होगा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, अड़ आ गया। अगर अड़ आ गया, उच्छिप्त व्यंजन आ गया, दैट मीन्स वो आपका तत्सम होगा ही नहीं, वो आपका तद्भव ही होगा। ओके, तद्भव, क्योंकि ये हिंदी के अपने व्यंजन हैं। और पेड़ का तत्सम क्या होगा, वृक्ष। तत्सम क्या होना चाहिए इसका, वृक्ष। ओके, तो इस प्रकार से आगे देखिए अगला प्रश्न। फिर खातिर, कहते ना, तुम्हारी खातिर मैं जमाने को छोड़ आया हूं, तो खातिर जो शब्द है वो क्या होगा, जल्दी से बताइए। और ये तो आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाता है, जैसे कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, आप शायरी वगैरह पढ़ते रहते हैं, जानते हैं ना शायरी में अधिकतर मतलब उर्दू फारसी मूल के शब्द प्रयुक्त होते हैं। और यहां पर मैं आपको 2 नियम और बताऊंगी, तब तक ट्राई कीजिए सारे बच्चे। 2 नियम और ऐड कर रहे हैं फटाफट। तो खातिर, खातिर क्या है, उर्दू फारसी मूल का है, तो ये आपका आगत शब्द आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। और अब यहां पे ध्यान दीजिए, आपने देखा ना ज और एक होता है ज। दो फ्रेंड्स ये देखिए, वर्ण के नीचे ये जो बिंदु होता है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नुक्ता। ठीक है, ये जो ज के नीचे जो बिंदु लगी है, जैसे कि फ, हिंदी में कहा जाता है फ, लेकिन उर्दू में कहता है फ। तो फ जो है ये आपका, फ के नीचे जो बिंदु है, इसको क्या कहते हैं, नुक्ता। और जहां पर भी आपका नुक्ता आ गया वो आपका आगत यानी कि विदेशित शब्द आएगा। इस पॉइंट को और नोट कर लीजिए आप, कि जहां पर भी आपका नुक्ता आ गया वो आपका विदेशित शब्द है। कंफर्म है जी? क्लियर है सभी बच्चों को? आगे देखिए फटाफट अगला प्रश्न, सोना शब्द क्या है? अब सोना, अब ध्यान दीजिए, वैसे तो दोनों ही तरीके से ये आपका एक ही प्रकार का होगा। पैसेज में देखिए सोना शब्द किस अर्थ में है, ये देखिए, परत से सोना लोहा हो जाता है। अब सोना शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, क्या है? फटाफट, क्योंकि थ्योरी इसमें इतनी ही है फ्रेंड्स, बाकी सारे आपके प्रश्न ही हैं। जल्दी जल्दी। अब सोना फिर से आपका तद्भव आएगा, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि सोने का तत्सम होता है स्वर्ण। सुना है ना सबने शब्द स्वर्ण? आप ओलंपिक्स में सुनते हैं, ओलंपिक्स में कि इस व्यक्ति को स्वर्ण पदक मिला, रजत पदक मिला, तो चांदी को रजत कहा जाता है, सोने को स्वर्ण कहा जाता है।
तो यहीं से कहते हैं ना फ्रेंड्स कि तत्सम तद्भव शब्द तो आपके आसपास फैले हुए हैं, सिर्फ आपको वो चीज रिमाइंड करनी है, याद करनी है। ओके, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा बी ऑप्शन। आगे देखिए, माटी शब्द क्या है? माटी, फटाफट, बिल्कुल पाकिजा जी, बिल्कुल सही उत्तर आपका। बाकी बच्चों का भी, संजू, कविता, कन्हैया, मंजू, गुड़िया, वेरी गुड। ऐसे ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहिए फ्रेंड्स, ये सारे सेशंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैसे मैं फिर आपको रिमाइंड करवा रही हूं फ्रेंड्स, सी टेट का आज एक और इंपॉर्टेंट सेशन है दोपहर को 3 बजे, और 3 बजे कौन सा सेशन है आपका? शब्दकोश। आपको पता है डिक्शनरी, जैसे अंग्रेजी की डिक्शनरी तो आप बचपन से यूज करते आए हैं, लेकिन हिंदी की डिक्शनरी और सी टेट में शब्दकोश का प्रश्न भी आता है। तो कृपया करके मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 बजे का सेशन तो आप देख ही रहे हैं, 3 बजे का सेशन भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो एक क्या, 2 सेशन आपके लिए हाजिर हैं जी। ओके, हाँ जी। अब यहां पर देखिए माटी, अब क्या होता है, चलिए इसका सिंपल देखिए, मिट्टी, माटी मतलब मिट्टी होता है ना, तो मिट्टी है आपका तद्भव। फिर तत्सम, मिट्टी का तत्सम होता है मृत्तिका, मृत्तिका। लेकिन जो माटी हुआ फिर क्या हुआ? देश की माटी, ये हुआ देशज। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, देशज शब्द, लोकल भाषा का, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो बस इतना ही आएगा फ्रेंड्स, इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं आने वाला, जहां तक मेरा मानना है। लेकिन फिर वही चीज फ्रेंड्स, एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। अगर एग्जामिनर का मजे लेने का मन हो गया, फिर तो वो आपको कठिन प्रश्न देगा ही देगा, ठीक है। लेकिन उसकी भी ट्रिक्स हैं, मैं भी आपको याद करवाऊंगी। चलिए आगे देखिए, जरा, गाना याद है ना, जरा सी दिल में दे जगह तू। तो जो जरा शब्द है वो क्या है? अब मैं फिर आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, यहां पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, जरा और जरा, ये 2 शब्द भिन्न हैं, दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। क्या है मैं अभी आपको बताती हूं, पहले आप उत्तर देखिए, डी ऑप्शन, वेरी गुड। जरा, बीच में नुक्ता आ गया, विदेशी शब्द आपका, वेरी गुड। जरा मतलब कि थोड़ा, कुछ। अब जरा मतलब तो होता है क्वांटिटी में थोड़ा सा, लेकिन जरा, आप सुनते हैं ना भगवान तो अजर अमर हैं, अजर। जर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जर मतलब होता है जिसमें जड़ता आ जाए, यानी जो एक ना एक दिन समाप्त हो जाए। और अजर क्या होता है? जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी भी, जैसे कहते हैं ना कि उसका नाश नहीं होता। तो इसलिए जैसे जरा मतलब होता है कि बुढ़ापा आ रहा है, जैसे कहते हैं ना तुम पे जड़ता आती जा रही है, जरा होती जा रही है, तो बुढ़ापा, उस प्रकार से। तो दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न है। उसी प्रकार आगे देखिए, ग्रहण शब्द क्या है? फटाफट, ग्रहण, सारे बच्चे बताएंगे। सेशन को फिर से मैं एक बार कहूंगी फ्रेंड, जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि आज 12 की जगह 1 बजे सेशन हुआ था। लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने समय तक आपने धैर्य भी रखा, प्रतीक्षा भी की, और अब सक्रिय भागिता दे रहे हैं, ठीक है। अब यही डेडिकेशन है फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये डेडिकेशन बनाए रखें, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, हमारे लिए भी मोटिवेटिंग फैक्टर होगा, और आपके लिए तो फायदेमंद है ही है। चलिए, ए ऑप्शन कह रहे हैं आप, ग्रहण, बिल्कुल सही। अण आया तो तत्सम, जैसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण, तो आप वो चीज छाटिए। चलिए बाकी चीजें छोड़िए, आप रामायण महाभारत वगैरह ये सब देखते होंगे, मैथोलॉजिकल सीरियल्स, ठीक है ना, सूर्यपुत्र कर्ण देखते होंगे, हनुमान जैसे कि जय हनुमान, ऐसे मतलब मैथोलॉजिकल सीरियल्स देखते होंगे। तो वहां पे इमेजिन कीजिए कि अगर वो इस शब्द को कहेंगे तो क्या कहेंगे, जैसे कि हे प्रभु हमारा प्रसाद ग्रहण कीजिए। ग्रहण, ग्रहण करना मतलब कि लेना, तो ग्रहण क्या है आपका? तत्सम। तो ये भी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, अब आते हैं मेन अभ्यास प्रश्न, कि जैसे ये तो पैसेज पर आधारित थे, लेकिन खैर इसका पैसेज से ऐसा कुछ वो नहीं है, जनरली हम समझ ही जाते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, सक्सेस किट मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूं, सक्सेस किट 2.0 जो कि पिछली वाली सक्सेस किट का ट्रिपल एडवांस वर्जन है, ठीक है ना, वो आपके लिए अवेलेबल है। उसका लिंक जो है वो यहां पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना है। लेकिन फ्रेंड्स एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो सक्सेस किट है, जैसे जब आप उसका फॉर्म फिल करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करें उसमें ना इंफॉर्मेशन थोड़ी गलत भर रहे हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर में थोड़ा भी इधर उधर हो गया
ठीक है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी फ्रेंड्स। तो कृपया करके मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सक्सेस किट का फॉर्म है उसे बहुत ध्यान से भरिए, क्योंकि जब आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, जब सक्सेस किट आपको डिस्पैच की जाएगी, तो आपके मोबाइल पर प्रॉपर्ली मैसेज आएगा जिससे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ, आपका सक्सेस किट का ऑर्डर आपको डिलीवर हो चुका है। तो इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो सक्सेस किट का फॉर्म है उसे बहुत ध्यान से, पेशेंस के साथ, जल्दबाजी में नहीं, ध्यान से बनाए, पूरी एक्यूरेसी के साथ। ओके, और बाकी तो आपको पता ही है 60% डिस्काउंट चल रहा है। कूपन कोड है रमदान 25, जो आपके लिए डिस्काउंट ऑफर है, बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ओके, आप कह रहे हैं फॉर्म कैसे फिल करना है फ्रेंड्स, उसमें तो क्या है, जैसे आप नॉर्मल फॉर्म फिल करते हैं, अपना नाम भरना है, एड्रेस भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, दैट्स इट, ऐसा और कुछ नहीं भरना उसमें। तो सिंपल सा फॉर्म है जो आपको फिल करना है, सिंपल इंफॉर्मेशन। और बाकी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, सारे टीचर्स जो हैं सारे सब्जेक्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं, लेकिन बस ये कि आपको रेगुलरली सेशन अटेंड करने हैं। 8:30 से पवन सर का, 9:30 बजे साइंस का, तो सेशंस रेगुलरली चलते जाएंगे। ओके, और जिन बच्चों को ये नहीं पता, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि CTET के बैचेस क्लासेस का शेड्यूल क्या है। ये शेड्यूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि सारे लेक्चर्स साइड बाय साइड आपको प्रिपेयर करने हैं। ओके, चलिए जी, तो फाइनली प्रश्नों पर दोबारा से आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो हिंदी का शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, फटाफट बताइए जी। बिल्कुल, ये BPSC जनरल पेपर के लिए भी है, बिल्कुल है। तत्सम तद्भव तो बहुत महत्वपूर्ण, और ये तो साहित्य का प्रश्न हो सकता है फ्रेंड्स, बिल्कुल साहित्य का प्रश्न, हिंदी साहित्य में यह प्रश्न भी आ सकता है कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका फारसी। एक्चुअली क्या था कि आपको पता है, पहले भारतीय सभ्यता को क्या कहते थे, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है ना। और यहां पे क्या होता है कि संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी भाषा में रूपांतरण है, कि जो सिंधु का फारसी भाषा में जो रूपांतरण है वो होता है हिंदी। तो इसलिए जो हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा से आया है। आगे देखिए, फिर तत्सम शब्द कौन सा है, फटाफट। और ये सारे के सारे फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन KVS में आया हुआ है, कोई क्वेश्चन DSSB में आया हुआ है, कोई क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, कोई क्वेश्चन रीट में आया हुआ है, कोई क्वेश्चन MP टैट में, कोई झारखंड टैट में। तो सारे मतलब कि इधर उधर के क्वेश्चंस ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो तत्सम शब्द कौन सा है, गृह। यहां पे री का स्वर आ गया फ्रेंड्स। सबसे मेन बात, की पॉइंट, कि चीजें आपको ज्यादा याद करनी नहीं है, ट्रिक्स याद करनी है। तो री का स्वर है तो ये तत्सम है। और बाकी तीनों में क्या था आपका, अनुनासिक, चंद्र बिंदु, और चंद्र बिंदु जो है वो तद्भव आएगा आपका। और बाकी सबका, अच्छा, इन तीनों का तत्सम कौन बताएगा, ट्राई कीजिए एक बार। इन तीनों शब्दों का तत्सम क्या होगा, आंख, पांव, गांव, फटाफट बताइए सारे बच्चे। आंख, पांव, गांव, इनका तत्सम क्या हो सकता है, संस्कृत क्या हो सकती है इसकी। हाँ, चलिए अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, अभी एक स्टूडेंट ने कहा मैम आंखों का तत्सम आएगा नेत्र। गलत है ये, जानते हैं क्यों, क्योंकि नेत्र संस्कृत का शब्द है, आई एग्री, लेकिन आंख से मिलता जुलता वो शब्द होना चाहिए अक्षी, ये आएगा आपका अक्षी। उसी प्रकार पांव का आएगा पद, पग या पग, ये पद, आप कुछ भी ले लीजिए, पग या पद। और गांव का क्या आएगा, ये ग्राम, जैसे कहते हैं ना ग्रामीण भाषा, तो ग्रामीण तो विशेषण है, ग्राम, गांव का आएगा ग्राम। ओके, क्लियर है सभी को, वेरी गुड। आगे देखिए, तत्सम शब्दों में निम्न में से क्या वर्जित है। वर्जित क्या होता है, जिस पर रोक लगी हुई है, प्रतिबंध लगा हुआ है। तो तत्सम शब्दों में निम्न में से क्या वर्जित है, फटाफट। हाँ जी आलिया जी, उत्तर दीजिए फटाफट। पांव का पद होगा जी, पग भी उससे पद भी, वैसे तो जो पद है वो शब्द ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। और बाई चांस जैसे आपको 4 विकल्प आते हैं तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, पद अगर बाई चांस नहीं दिया हुआ तो पग को भी आप कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर करेक्ट ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स द्विगुण व्यंजन, की तत्सम शब्दों में द्विगुण व्यंजन यानी कि अढ़ और ह ये कभी नहीं आएंगे। ओके, वैसे मैं आपको बता दूं बाकी चीजें क्या होती हैं जिनको नहीं पता। अनुस्वार का मतलब होता है केवल बिंदु, जैसे हंस, ठीक है ना, फिर जैसे कि अंग, दंत, ये सारे आपके अनुस्वार, ये तत्सम में आते हैं। फिर अयोग वहा, अयोग वहा किन्हें कहते हैं फ्रेंड्स, कि जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर है ना पूर्ण रूप से व्यंजन है, जैसे कि आपका फिर वही अनुस्वार और विसर्ग
और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो विसर्ग है, विसर्ग तो सदा तत्सम में आएगा, हमेशा ही तत्सम शब्द में आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि प्रातः, प्राय, ये सारे शब्द आपके तत्सम हैं। ओके, और स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं फ्रेंड्स? स्पर्श व्यंजन होते हैं क से म तक। अब भाई ये सारे व्यंजन तो संस्कृत में आते ही हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। तो ये जो 25 व्यंजन होते हैं क से लेकर म तक, ये सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ओके, वैसे अगर आपको स्वर व्यंजनों की डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो कल हमने दोपहर को 3 बजे इसका सेशन लिया था। ओके, चलिए आगे देखिए। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? फटाफट, अब सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपका 2 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं जाना चाहिए। यहां पे आपको टाइम कैलकुलेट करना है कि किस प्रश्न में आपको कितना समय लग रहा है। ऐसे बेकार प्रश्नों में आपको 2 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। तो यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? देशज। ओके, आगे देखिए। फिर निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? फटाफट। हाँ, यहां पर आपको 5 सेकंड लग सकते हैं, 4 विकल्प पढ़ने में आपको 5 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा का समय नहीं ना, इतना समय भी नहीं लेना है। हाँ जी, तो यहां पे तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन, बिल्कुल सही, कपूर, क्योंकि इसका तत्सम होता है कर्पूर। सुना है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो कर्पूर इसका तत्सम होगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? सी ऑप्शन। बाकी पर्ण, पर्ण किसे कहते हैं? जो घास फूस होती है ना फ्रेंड्स, जैसे हम कहते हैं पर्णकुटी, जो घास फूस से बनी हुई झोपड़ी होती है, जैसे गांव में होती थी, तो उसे कहते हैं पर्ण बेसिकली। और ज्योति, वो तो आप जानते ही हैं, जो दीपक होता है। आगे देखिए, निम्न में से विदेशित शब्द कौन सा नहीं है? तिजोरी, आदमी, पगड़ी या नमक। अब फिर यहां पर एक की पॉइंट है जो आपको पकड़ना है, फटाफट सारे बच्चे ट्राई करेंगे। लाइक और शेयर एक बार प्यार से कर दीजिए। हाँ जी, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आएगा आपका सी ऑप्शन, पगड़ी, क्योंकि पगड़ी क्या है? आपका देशज। और वैसे ही आप ये देखिए, उसमें ना अड़ आ गया, तो अड़ आ गया ना, तो मतलब मान के चलिए कि या तो ये तद्भव होगा या ये देशज होगा काफी हद तक। बाकी तिजोरी, आदमी, नमक, ये तीनों आपके विदेशज शब्द हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न। और बाकी अच्छा ये भी बता देते हैं, चलिए। तिजोरी, तिजोरी आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ओके, फिर आदमी अरबी भाषा का शब्द है और नमक फारसी भाषा का। वैसे इतना डीप में भी चाहे मत जाइए, अभी समय है आपके पास। ओके, आगे देखिए। फिर कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मुख, जाना, कर्ण या सूर्य। फटाफट। और इसका तो आप जानते हैं, जितना भी अभ्यास कर लीजिए कभी कम होगा ही नहीं, ठीक है ना, वो तो बस बढ़ता ही जाएगा। बी ऑप्शन कह रहे हैं, वेरी गुड, क्योंकि मुख का ये तद्भव क्या होगा? मुंह। और देखिए मुंह में भी आपका चंद्रबिंदु आया। फिर कर्ण का आएगा कान, सूर्य का आएगा सूरज, लेकिन जाना ये पहले से ही तद्भव है, क्योंकि जाने का तत्सम क्या आएगा? गमन। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका बी ऑप्शन। आपको याद होगा संस्कृत जिन्होंने पढ़ी हुई है, तो आप वो शब्द रूप करते थे ना, ये गमिशति, गमिशामह, गमिशावह, ठीक है ना, तो वो चीज होती है आपकी। आगे देखिए, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? और जानते हैं इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है फ्रेंड्स? सी टेट, केवीएस, आप सबके लिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है केवल 4 विकल्प। चारों में से अगर आपको 1 या 2 शब्द भी प्रॉपरली पता है तो हो सकता है कि आंसर वहां से भी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आप एक बार देखिए, उड़ना, कंघा, मयूर और पिंजरा। आशीष जी, पैडागोजी जो है उसके 2-3 बार मतलब क्वेश्चंस हो चुके हैं, वैसे तो आज भी हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं, अब देखते हैं कितनी जल्दी होता है। ओके, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसके तो करने ही करने हैं। अब सी ऑप्शन आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही, मयूर जो है वो आपका तत्सम शब्द है, क्योंकि मयूर का तद्भव क्या होगा? मोर। ठीक है, अब जैसे कंघा, जानते कंघे का तत्सम क्या होता है? कंकती, कंकती, तो इसको भी याद रखिए। ओके, आगे देखिए। अगला प्रश्न है आपका, उत्पत्ति की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है? अब प्रश्न आपको सीधे तरीके से ना पूछकर घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है,
तो क्या उन्होंने पूछा उत्पत्ति की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि उत्पत्ति की दृष्टि का मतलब है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, क्योंकि अगर यहाँ पे अर्थ की दृष्टि से आ जाता फिर हम पर्यायवाची विलोम देखते। ओके, तो ट्राई कीजिए। गम, वजह, सपना और आदत। जल्दी जल्दी। उर्मिला जी बिल्कुल सही उत्तर, वेरी गुड। सबसे पहले आप ही का आया। कृष्णा, हाँ। उदय जी गलत हो गया। फ्रेंड्स सी ऑप्शन। अब चलिए इसकी एक और चीज, जिस शब्द का आप तत्सम बना सकें, जिसका आप संस्कृत अनुवाद कर सकें, जैसे कि सपना का क्या करेंगे आप, स्वप्न। स्वप्न आपने सुना ना कि मेरे स्वप्न में, तो स्वप्न जो है वो आपका तत्सम है, सपना उसका तद्भव है। तो जिसका तत्सम बन सकता है वो आपका विदेशज नहीं होगा, लेकिन गम, वजह, आदत ये सारे आपके उर्दू फारसी मूल के शब्द हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ओके, आगे देखिए फिर से। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। कंकति, विंश, धैर्य और अचानक। और यहां से आप धीरे धीरे करते करते फ्रेंड्स, इससे आपको ना पर्यायवाची विलोम, आपकी शब्दावली बढ़ती रहेगी जितना आप अभ्यास करेंगे। ओके, सारे बच्चे ट्राई कीजिए प्लीज। हाँ जी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही फ्रेंड्स, वेरी गुड। अब ये आपने ना बता तो दिया, लेकिन अब इन तीनों का तद्भव और इसका तत्सम क्या होगा, जरा ट्राई कीजिए। ठीक है ना, उत्तर तो आपने दे दिया। और जानते हैं मेन बात इतनी सी है कि देखिए हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, पेपर क्लियर करना है, हमें अपना फ्यूचर बनाना है। लेकिन तैयारी के लिए खैर इनका तद्भव और इसका तत्सम क्या होगा। अकस्मात वो भी सही है, अकस्मात भी गलत नहीं है, लेकिन जैसे अचानक का प्रॉपर जो तत्सम होता है अनायास, कि उसने अनायास ही मेरे मुख की ओर देखा, अनायास। सभी बच्चे ध्यान देंगे। और धैर्य का तद्भव क्या होगा, धीरज, कि धीरज धरो। फिर विंश का मतलब होता है 20, 20 जो होता है ना 20, 20 को संस्कृत में कहते हैं विंश। और आपका कंकति का मैंने अभी बताया कंघी, कंघा या कंघी कुछ भी आप लिख सकते हैं। ओके, आगे देखिए। फिर निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, फटाफट सारे बच्चे बताएंगे। निम्न में से तद्भव शब्द आपका कौन सा है, जल्दी जल्दी। अच्छा, वैसे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसके क्वेश्चन तो बहुत हैं फ्रेंड्स, तत्सम तद्भव के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अब आप कितने लेवल तक इसके क्वेश्चन करना चाहते हैं, कितने नंबर तक, जिससे कि उसके बाद हम हिंदी पैडागोजी करेंगे। ये आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, बताइए 20 तक करना चाहते हैं, 25 तक करना चाहते हैं, 30 तक करना चाहते हैं, बताइए, आपके ऊपर छोड़ाइए। अब यहाँ पे तत्सम शब्द काली, अच्छा जमाना, सबसे पहले देखिए ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है। जमाना में नुक्ता है, गलत, विदेशी हो गया। अंधेरा में चंद्र बिंदु है, गलत, इसका क्या आएगा, अंधकार। लेकिन स्वाति, अब जो स्वाति है फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है, ये नक्षत्र का नाम होता है, स्वाति नक्षत्र। आप जानते हैं ना एक पक्षी होता है चातक पक्षी, वो चातक पक्षी जो होता है वो प्यास के मतलब प्यास से मर सकता है, लेकिन वो जो जल ग्रहण करता है वो केवल स्वाति नक्षत्र का करता है, कि जो बारिश की पहली कुछ बूंदें होती हैं वो केवल उन्हें पीता है। अगर वो बूंदें उन्हें नहीं मिली, अगर बारिश नहीं हुई, तो वो और कहीं से जल ग्रहण नहीं करता। और इसके ऊपर तो बहुत अच्छी ये एक कहानी भी थी, अगर आपको याद हो, हमारी एनसीईआरटी में ही थी, ठीक है ना, 7th या 8th क्लास में थी शायद से। ठीक है, चलिए, तो आप कह रहे हैं 25 क्वेश्चन तक करना है, डन फ्रेंड्स। 11th क्वेश्चन में यहाँ चलिए 20 क्वेश्चन तक करते हैं, डन। आपकी बात मान ली, 11 के बाद हम 20 क्वेश्चन तक तत्सम तद्भव के प्रश्न करेंगे, फिर हम पैडागोजी के करेंगे। आगे देखिए, और यहां पर कुछ बच्चे कहते हैं मैम पैडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? पैडागोजी 15 मार्क्स की आनी है, तो कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर भी तो 15 मार्क्स का आना है। और यहीं पे गलती करते हैं कि सिर्फ पैडागोजी को इंपॉर्टेंट मानते हैं, और पैडागोजी का मैंने देखा बच्चे आंसर कर देते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर में भूल जाते हैं। तो वो नहीं करना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब बताइए कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, फटाफट हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो यहां पर देखिए गृही तत्सम है, इसका तद्भव होगा घर।
फिर गर्दभ, गर्दभ का तद्भव क्या होता है? गधा। व्योम, व्योम का तद्भव होता है आसमान। और गाय, अब ये आपका तद्भव है क्योंकि इसका ये तत्सम क्या होगा? गौ। ठीक है ना, गो या गौ, कुछ भी आप कर लीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन था। आगे देखिए, ढीठ का तत्सम क्या होगा? अब पेपर में आपको ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि ढीठ का तत्सम क्या होगा, फटाफट। अब ये क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट कर सकते हैं, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। गौ का तत्सम, सॉरी ढीठ का तत्सम, कि बहुत ही ढीठ इंसान हो, तो इसका आएगा धृष्ट। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, धृष्ट। आगे देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही तत्सम शब्द कौन सा है? कर्म, नियति, ब्यौरा या तेजी? फटाफट। चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है? हाँ जी, तो बी ऑप्शन कह रहे हैं नियति, बिल्कुल सही। कहते हैं ना कि नियति का खेल है, नियति का मतलब होता है भाग्य, आपकी किस्मत। ओके, आगे देखिए फिर अगला, तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? फटाफट देखिए फ्रेंड्स, आपके पास ठीक है ना, जो सक्सेस किट है उसका लिंक आ चुका है, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। सक्सेस किट 2.0 का लिंक आपके सामने आ चुका है, और मैं फिर आपको रिमाइंड करवा रही हूँ फ्रेंड्स, जो सक्सेस किट का फॉर्म है बहुत ही ध्यान से केयरफुली आपको फिल करना है, क्योंकि वहां पर आपका जो मोबाइल नंबर है, जो एड्रेस है, आपका सक्सेस किट वहीं पर डिलीवर होगा, और आपके मोबाइल पे प्रॉपर्ली व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपकी सक्सेस किट डिलीवर हो चुकी है। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लेकिन उसके लिए फिर आपका फॉर्म बिल्कुल एक्यूरेटली फिल करना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए सारे बच्चे, तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? फिर वही चीज, कोढ़, अढ़ आ गया फ्रेंड्स, उत्क्षिप्त व्यंजन आ गया, पहले ही आपको उत्तर मिल गया। और कोढ़ का तत्सम क्या होता है? कुष्ठ। आपने सुना कुष्ठ रोग, तो जो कुष्ठ होता है उसी को तद्भव में कहते हैं कोढ़। आगे देखिए, फिर निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? फटाफट, निम्न में से तत्सम क्या होता है, कौन सा शब्द है? और ये कौन सा? 16वां प्रश्न फ्रेंड्स, केवल 4 प्रश्न और फिर हम पैडागोजी के क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। ओके, फटाफट करिए सारे बच्चे, सिर्फ 4 और प्रश्न, फिर हमें पैडागोजी करनी है। अब यहां पर देखिए, 80, चैत्र, सास या कातक, तो चैत्र संयुक्त अक्षर आ गया। और आपने सुना ना अभी, हाँ चलिए इसी बात पर याद है, वो जो हिंदी के महीने थे, जैसे कि सावन, सावन को संस्कृत में क्या कहते हैं? श्रावण। श्रावण मास की पूर्णिमा, आपने सुना होगा कि श्रावण मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। अब तो होली आ रही है फ्रेंड्स। ओके, सॉरी होली नहीं, और दूसरा त्योहार था। फिर जैसे कि चैत्र, चैत्र को हिंदी में क्या कहते हैं? चैत का महीना चल रहा है। फिर भादो, भादो को संस्कृत में कहते हैं, भादो जो है उसको कहते हैं भाद्रप्रद। ठीक है ना, आपका भाद्रप्रद। उसी प्रकार जैसे आपका होता है फागुन, फागुन का जो महीना होता है उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? फाल्गुन। तो ये सारे जो नाम हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे देखिए, जैसे कातक, कातक कौन सा होता है? कार्तिक का महीना, कार्तिक, कार्तिक को ही तद्भव में कातक कहा जाता है। आगे देखिए, और बाकी 80 को अशीति कहते हैं संस्कृत में। देखिए सारे बच्चे, जो आपका 80 है, 80 मतलब होता है 80, 80 को संस्कृत में अशीति कहा जाता है, कातक को कार्तिक और सास को श्वश्रु, श्वश्रु। वैसे इतना डिफिकल्ट आना नहीं चाहिए, बट स्टिल। आगे देखिए, फिर निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? फटाफट, केवल 3 प्रश्न, लास्ट 3 क्वेश्चन पैडागोजी से पहले, फिर हम पैडागोजी के क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी। निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? प्राइवेट, अब्बा, मुनिया और अमानत। सारे बच्चे कहेंगे सी ऑप्शन, डी नहीं भैया, सी ऑप्शन मुनिया। मुनिया हमारे यहीं पे कहा जाता है, अरे ओ मुनिया, हमारी खटिया तो बिछाई दियो, बोलते हैं ना ऐसे हरियाणवी वगैरह में। लेकिन प्राइवेट ये आपका है विदेशज। ऑब्वियसली ये आपका अंग्रेजी भाषा का इस प्रकार का शब्द होगा, लेकिन अब्बा और अमानत ये आपका उर्दू फारसी मूल का शब्द है, फारसी का, अरबी का, वहां का, लेकिन हिंदी का नहीं है। तो ये तीनों के तीनों आपके थे विदेशज, और जो मुनिया है वो था आपका देशज शब्द। आगे देखिए,
हाँ जी, बड़ा भाई अर्थात बड़े भाई को क्या कहा जाता है? ज्येष्ठ, अग्रज, कनिष्ठ या जनज? सभी बच्चे माधव, घिसो, मुनियो, प्रेमचंद की कहानी के पात्र तो देखिए। साहित्य आपको बीच में याद आ रहा है तो अच्छी बात है ना फ्रेंड्स। ये जो इंटरेस्ट होता है, अगर हम किसी चीज को इंटरेस्ट से करते हैं ना तो हर चीज हमें इंटरेस्टिंग लगती है, ये होता है। हाँ जी, यहाँ पे आप बी ऑप्शन कह रहे हैं या ए ऑप्शन? वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दोनों ही आपके सही हैं, ज्येष्ठ भी और अग्रज भी, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है फ्रेंड्स? ज्येष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा, लेकिन अग्रज का मतलब होता है केवल बड़ा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पांडव तो याद होंगे ही, तो जो युधिष्ठिर थे वो थे ज्येष्ठ, जो कि सबसे बड़े थे, लेकिन जैसे अर्जुन के अग्रज कौन थे? भीम। अर्जुन के अग्रज युधिष्ठिर भी थे, नकुल और सहदेव के अग्रज अर्जुन भी थे। तो अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई, ज्येष्ठ मतलब होता है सबसे बड़ा। उसी प्रकार कनिष्ठ मतलब होता है सबसे छोटा। तो ये सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये अंतर आपको पता होना चाहिए। ओके, तो दोनों के बीच का अंतर आपको पता चला, ज्येष्ठ और अग्रज के मध्य का। आगे देखिए, फिर निम्न में से तत्सम शब्दों वाला विकल्प कौन सा है? अब आपको ऐसा विकल्प चुनना है जिसमें तीनों ही तत्सम हो। फटाफट करिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी फ्रेंड्स, इसके बाद हमें पैडाबाजी करनी है। बस इसके बाद एक प्रश्न और है ग्रामर का, जल्दी से। तीनों शब्द जिसमें तत्सम हो वो विकल्प कौन सा है? फटाफट, सारे बच्चे करेंगे। बी ऑप्शन आप कह रहे हैं, कनिष्ठ, उद्देश्य, प्रस्थान। वेरी गुड, जितने, और देखिए आपने कितनी जल्दी आंसर दिया फ्रेंड्स। मुझे खुशी इस बात की है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को देखकर बिल्कुल सही, क्योंकि आपको जब ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो देखिए, ज्यादातर ज आ गया, ये आपका तत्सम नहीं हो सकता। फिर आदत, ये आपका तत्सम नहीं हो सकता। और वजह, वजह तुम हो, गाना सुने है ना, ये सारे आपके उर्दू फारसी मूल के हैं। आगे देखिए, आज का ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन कि तद्भव शब्द कौन सा है? प्यास, प्रांगण, उद्वेग या आश्रम? फटाफट, चारों में से तद्भव शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन आएगा, प्यास, बिल्कुल सही। और बच्चों ने कुछ ने संस्कृत तत्सम बता भी दिया। प्यास आपका तद्भव है और प्यास का तत्सम होता है पिपासा। जैसे जिसको पढ़ने का बहुत शौक होता है, जिसको ज्ञान अर्जित करने का शौक होता है, उसे कहते हैं ज्ञान पिपासा। कि क्या तुम्हारी ज्ञान पिपासा शांत हुई? कि जो ज्ञान की प्यास थी। ठीक है, तो पिपासा होता है प्यास का तत्सम। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये था आपका सारा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ओके, और बाकी अब आते हैं हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस पर। फिलहाल हिंदी पैडागोजी का स्पेसिफिक चैप्टर अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक बार इस हफ्ते मिक्स क्वेश्चन हो जाए, अगले हफ्ते से मैं आपसे वादा करती हूं कि हम टॉपिक स्पेसिफिक लेकर आएंगे, जैसे कि उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, भाषा अधिगम और अर्जन, पठन कौशल, लेखन कौशल, वो स्पेसिफिक टॉपिक लेकर आएंगे। चलिए, उससे पहले और फिर वही चीज फ्रेंड्स, पैडागोजी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज याद करनी है, हर तथ्य को असल जीवन से संबंधित करके समझें, कभी गलत विकल्प का चयन कर ही नहीं पाएंगे। आप उस चीज को रियल लाइफ से जोड़िए, उत्तर आपका हमेशा सही होगा फ्रेंड्स। और पहला प्रश्न, भाषा शिक्षक के रूप में आपका प्रथम दायित्व क्या है? फटाफट करिए, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सभी बच्चे। भाषा शिक्षक के रूप में आपका प्रथम दायित्व क्या है? सैनी जी देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी वाली जो क्वेरीज हैं, ठीक है ना, हमारी टेक्निकल टीम, ठीक है ना, आपको हर वक्त यहां पर मॉनिटर कर रही है। आप अपनी क्वेरीज को बाद में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे। नहीं तो नीचे भी आपको फोन नंबर आ रहे हैं, वहां पर भी आप कॉल कर सकते हैं। बी ऑप्शन कह रहे हैं, अब भाषा शिक्षक के रूप में आपका प्रथम दायित्व, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बच्चे मानक हिंदी का प्रयोग करें। मानक मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइज। तो ऐसा थोड़ी ना भाई। अब याद रखिए फ्रेंड्स, एक और चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है सही उत्तर चूज करते समय, आपको ऐसा उत्तर चूज करना है जो कि हर सिचुएशन में, हर लेवल पर सूटेबल हो। अब फॉर एग्जांपल मैं प्राथमिक स्तर लूं, प्राइमरी लेवल, तो क्या बच्चे प्राइमरी लेवल पर स्टैंडर्डाइज भाषा का प्रयोग करते हैं? नहीं, तो ये गलत है।
बच्चे भाषा प्रयोग में रुचि लें, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि आपका मेन मोटिव क्या है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा भाषा का प्रयोग करें। और बच्चे भाषा का प्रयोग कब करेंगे, ठीक है ना, जब उस बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आएगा। लेकिन जब तक चारों विकल्प नहीं पढ़ लेते उत्तर नहीं देना। हो सकता है ये सही हो और हो सकता है इससे बेहतर विकल्प बाद में हो। बच्चे अपनी भाषा का ही प्रयोग करें, गलत। सिर्फ अपनी भाषा का नहीं, हम तो बहुभाषिकता में बिलीव करते हैं। और बच्चे सुंदर अक्षर में लिख सकें, गलत। मेन क्या है हमारा कि बच्चे भाषा प्रयोग कर सकें और सही भाषा का प्रयोग करें। अब कितना सुंदर लिखते हैं नहीं लिखते वो सेकेंडरी थिंग है। तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। अगला, शिक्षण प्रक्रिया के प्रारूप और परिचालन व्यवस्था से क्या होता है। प्रारूप क्या होता है, मतलब उसका जो फॉर्मेट है बेसिकली, और परिचालन कि आप उसको प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं। तो बताइए, शिक्षण प्रक्रिया के प्रारूप और परिचालन व्यवस्था से शिक्षा को परिभाषित करते हैं, व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, या शिक्षा का विकास मापा जाता है। तो भरत पटेल जी बिल्कुल सही उत्तर, शाश्वत दुबे बिल्कुल सही उत्तर, ल्यूसी, आशीष वेरी गुड। सी ऑप्शन आपका आएगा, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है, क्योंकि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन ही तो अधिगम कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, कि जो अधिगम है यानी कि लर्निंग, उसकी सबसे मेन परिभाषा ही यही है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे कि पहले आप प्रश्न को हल करने के लिए कोई तरीका अपनाते होंगे, अब जब मैंने आपको ट्रिक बताई तब आपने उस ट्रिक को प्रयोग करना प्रारंभ किया, तो ये वो चीज होती है। आगे देखिए, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है। मतलब जैसे आता है ना कि स्कूल आने से पहले बच्चे को पता होता है कि दीदी जाती है, पापा जाते हैं, तो उतना वोकेबलरी बच्चों को पता होती है, लेकिन डैश की सचेत जानकारी नहीं होती। सचेत मतलब कि जो प्रॉपर नियम के अनुसार है वो। बताइए क्या उत्तर आएगा, जल्दी जल्दी। करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा आपका क्या, व्याकरण। कि व्याकरण की सचेत जानकारी नहीं होती, क्योंकि हमें वर्णमाला की बात नहीं करनी है, हमें करना है कि व्याकरण की सचेत जानकारी नहीं होती। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, सी नहीं, सुनने बोलने की। सुन तो बच्चा रहा ही है, ठीक है ना, लेकिन मेन होता है व्याकरण, क्योंकि सुनना बोलना व्याकरण में ही आ जाता है। और व्याकरण का मतलब क्या है, व्याकरण का मतलब ये नहीं है संज्ञा सर्वनाम। व्याकरण का मतलब होता है चीजों, भाषा का सही प्रयोग कैसे करना है। ओके, क्लियर हो गया सभी बच्चों को। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, भाषा अर्जन क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हर बार पेपर में घुमा फिरा कर ये प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो ध्यान से देखिए सारे बच्चे, भाषा अर्जन क्या है। जल्दी से ट्राई करेंगे। हाँ जी, तो ये आएगा आपका बी ऑप्शन कह रहे हैं, स्वाभाविक और सुचिंतित। अरे भैया सुचिंतित कहां से, भाषा अर्जन का मतलब होता है भाषा एक्वायर करना। जैसे कि जो छोटा सा बच्चा है बोलता है मम्मा पापा, वो भाषा अर्जित हो चुकी है। तो वो क्या होता है, वो सुचिंतित होता है, गलत। सुचिंतित होता है सही तरीके से विचार विमर्श करके, लेकिन नहीं, ये जो आपका भाषा अर्जन होता है वो स्वाभाविक और अवचेतन होता है। अवचेतन, बिना किसी होश के जो अपने आप हो जाता है, स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, और सचेतन और सुचिंतित है, बिल्कुल गलत। ए ऑप्शन कहां से, और मैं आपको बता रही हूं फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आना ही आना है, घुमा फिरा के पूछा जाना ही जाना है ये प्रश्न। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आएगा। और भाषा, ये प्रकमण, प्रकमण क्या होता है, प्रोसेसिंग, कि भाषा को प्रोसेस करें कि इसका क्या अर्थ हो सकता है, उस पर विश्लेषण कर रहे हैं। तो ये सब भाषा अर्जन में थोड़ी ना होता है, ये तो फर्स्ट स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज जो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, सहज सरल स्वाभाविक, जो भाषा अर्जन होता है। सुचिंतित का मतलब होता है कि पूरा सोच विचार कर, पूरा नियमों के अनुसार, वो तो भाषा अधिगम होता है। ओके, अधिगम का दे दिए सब, बिल्कुल वही चीज। और ये क्वेश्चन अगर गलत करेंगे फ्रेंड्स तो समस्या हो जाएगी। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावी क्या है। चित्रात्मकता, अनुमान लगाना, पुनरावृत्ति, या दो अक्षर वाले शब्द। फटाफट, सभी बच्चे ट्राई करेंगे प्लीज।
अब यहां पर आपका बी ऑप्शन आप दे रहे हैं, सी ऑप्शन दे रहे हैं, देखिए, और सही उत्तर किसी ने नहीं दिया। सही उत्तर अब दिया है जाके डी ऑप्शन। अब आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, आप ना खुद को एक दो ये 3 या 4 साल का बच्चा समझ के देखिए। आपको पता है बच्चे से होता है कि भाई अ से आम, ग से गुड़िया, तो जो 3 अक्षर वाले शब्द हैं अगर वो आसान है तो बच्चा बोल सकता है, लेकिन चित्रात्मकता ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चे फोटोज देखे और एक्साइटेड होते हैं। अनुमान लगाना, बिल्कुल, जैसे मैं कहती हूँ घूमता क्या है तो बच्चे अनुमान लगाते हैं पंखा। फिर पुनरावृत्ति, बच्चे जब रिपीट करते हैं बार बार तो वो भी आसान है, लेकिन 2 अक्षर वाले शब्द, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आना चाहिए। आगे देखिए, अभी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट, फिल इन द ब्लैंक्स। कि जो विद्यालय होता है उसमें भाषा 2 रूपों में प्रयुक्त होती है, कोई भी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, एक विषय के रूप में और दूसरा डैश के रूप में। ये कौन सा है? आप कहते हैं कि क्या अनुमान लगा सकते हैं 2-3 साल का बच्चा? बिल्कुल। जैसे आप कहते हैं देखो ये कौन है, तो 2 साल का बच्चा जानता है मम्मा। बच्चा अनुमान बहुत अच्छा लगाता है फ्रेंड्स। ये तो बल्कि आपकी गलत फहमी है कि बच्चा अनुमान नहीं लगा सकता। अगर मैं ऐसे 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 करूंगी ना, तो अगर मैंने एक बार बच्चे को बता दिया कि पंखा, तो अगर वो खिलौना होता है ना, बच्चे के झूले के ऊपर आप वो खिलौना लगा दीजिए गोल गोल घूमने वाला, तो बच्चा पंखा ही कहेगा। तो बच्चा तो अनुमान बहुत अच्छा लगाता है। ओके, अब यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा माध्यम। तो वो क्या कह रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल हिंदी, स्कूल में हिंदी कैसे पढ़ाई जाती है? एक तो होता है हिंदी को प्रॉपर लैंग्वेज के रूप में, दूसरा होता है माध्यम के रूप में। जैसे आप सीडीपी या सोशल स्टडीज या मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं, तो वो क्वेश्चन इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, हिंदी के माध्यम से, अंग्रेजी के माध्यम से आपको समझाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। आगे, छात्रों के उच्चारण जन्य दोषों के निराकरण के लिए, निराकरण मतलब कि उसके सॉल्यूशन के लिए, उसे हल करने के लिए क्या चीज आवश्यक है? उच्चारण जन्य यानी कि बच्चा अगर सही से बोल नहीं पा रहा, शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहा। ओके, जल्दी जल्दी बताइए सारे बच्चे, उच्चारण जन्य दोषों के निराकरण के लिए क्या आवश्यक है? तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है उपचारात्मक शिक्षण। क्यों? पहला है आदर्श वाचन का अभ्यास। आदर्श वाचन क्या होता है कि अगर आप, मुझे लगता है कि अगर आप गलत बोल रहे हो तो मैं आपको सही बोल के दिखाती हूं, लेकिन हो सकता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है क्या, कि बच्चा अगर गलती कर रहा है उसका कारण क्या है। सबसे पहले आप कारण तो जानेंगे ना। हो सकता है कि बच्चा डेली सही बोलता है, आज उसके होंठ पे या जीभ में चोट लगी हुई है इसलिए वो बोल नहीं पा रहा, तो हो सकता है कि उसके लिए सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े, वो कल तक ठीक हो जाएगा। और हो सकता है कि बच्चा डरा हुआ है, उसके घर में माहौल सही नहीं है, उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला आपका काम होगा कि आप उपचारात्मक परीक्षण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कीजिए, जिसमें सबसे पहले आप समस्या का निदान करेंगे, कारण को जानेंगे, ठीक है ना, और वो भी विभिन्न कारकों से। तो वो अलग विषय है, वो हम आपको करवाएंगे डिटेल में। अगला, भाषांतरण यानी कि ट्रांसलैंग्वेजिंग। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आजकल पेपर में आ रहा है, जल्दी से करिए। ये देखिए 2022 में भी आया था पेपर 1 में कि ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है। फटाफट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे बच्चे करेंगे। और देखिए समय हो गया, लेकिन अभी 9 प्रश्न हुए, बस एक और प्रश्न रह गया फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से करेंगे सारे बच्चे। तो इसका अर्थ होता है आपका, ठीक है, कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना। ओके, अब जैसे आप खुद देखिए कि मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं हिंदी भाषा का भी प्रयोग कर रही हूं, मैं अंग्रेजी का भी कर रही हूं, कि जैसे ओके सभी को समझ में आ गया, चलिए ग्रेट, तो मैं हिंदी अंग्रेजी का भी प्रयोग कर रही हूं। और उसी प्रकार जैसे कि छोटा बच्चा है मेरी क्लास में, मुझे पता चला कि भाई वो ना पंजाबी से है, मतलब पंजाब से है, तो मैं कहती हूँ ओ जी पापा जी तनु समझ में आ गई। तो बीच बीच मतलब हर भाषा का थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना, बच्चे की भाषा को कक्षा में स्थान देना, वो बहुभाषिकता का सबसे मेन नियम होता है। और अगला देखिए, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक क्या है?
कि भाषा अधिगम, जब भी आप बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं तो उसके लिए जब आप स्टडी मटेरियल इकट्ठा करते हैं तो उसकी सबसे एक इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखेंगे आप? ये भी पेपर 1 का क्वेश्चन है, जल्दी से सारे बच्चे। जी बिल्कुल विजय जी, बीपीएससी का क्लास दोपहर को 3 बजे होगा, बिल्कुल होगा। और वो बीपीएससी के लिए नहीं फ्रेंड्स, वो सीटेट वालों के लिए भी होगा, क्योंकि जो हिंदी शब्दकोश का विषय है वो सीटेट में भी आता है, तो वो सबके लिए है। केवीएस, सीटेट, बीपीएससी, यूपीटेट सबके लिए है। ईएमआरएस अब यहां पर देखिए बिल्कुल सही बी ऑप्शन, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। स्तरानुसार यानी कि स्तर के अनुसार, कि अगर छोटी क्लासेस हैं तो मटेरियल वैसा होना चाहिए कि भाई जिसमें कहानियां हो, कविताएं ज्यादा हो, और वो भी अच्छी वाली कविताएं हो, गाने वाली। उसी प्रकार औचित्यपूर्ण, औचित्यपूर्ण क्या होता है फ्रेंड्स? उचित, कि जो चीज उचित हो, कि अगर भाई छोटी क्लासेस के लिए पुस्तक है तो वो एक तो पतली बुक हो, ज्यादा हैवी ना हो कि बच्चे आराम से पकड़ सकें, फिर उसमें फोटो ज्यादा हो, कलर ज्यादा हो। लेकिन अगर 8th या 9th क्लास की बुक है उसमें कलर ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन प्रमुख साहित्यकारों की रचनाएं होनी चाहिए, विभिन्न विभिन्न साहित्यिक विधाएं होनी चाहिए, कि कहानी भी हो, कविता भी हो, पत्र भी हो, उपन्यास भी हो, निबंध भी हो, तो वो सारी चीजें हमें देखनी है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। और तो यहां पर ठीक है ना, अब आपका ऐसा प्रश्न तो मेन क्या है कि यहां तक आपका सबसे मेन था। अब क्या है कि कल जो हम आपके लिए विषय लेकर आएंगे उसमें मैं आपसे वादा करती हूं कि कॉम्प्रिहेंशन हम आपके लिए अवश्य लेकर आएंगे। आज नहीं था लेकिन कल अवश्य होगा। ओके, तो चलिए फिर आज का सेशन फ्रेंड्स यहीं पर करते हैं समाप्त। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं फ्रेंड्स, ठीक है ना, आपका जो सरप्राइज, ये जो सक्सेस किट है, इसका फॉर्म हम आपको यहां पर दे चुके हैं। फॉर्म फिल करते वक्त गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जो आपको नोटिफिकेशन आनी है, कंफर्मेशन आनी है, वो आपके व्हाट्सअप नंबर पर ही आनी है, तो वो ध्यान से भरिएगा। और साथ ही साथ 60% का डिस्काउंट चल रहा है, इसको जल्दी लीजिए, क्योंकि और रमदान 25 ये कूपन कोड है जिसका आपको प्रयोग करना है। ओके, तो चलिए फिर, टीचिंग परीक्षा तो आपके लिए हर सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। अब इसके बाद आपका सेशन होगा दोपहर को 3 बजे, जिसमें हम करेंगे शब्दकोश का विषय, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।